हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि सभी ने सुन ही लिया होगा कि यूपी टीजीटी पीजीटी में एक अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है। और इस वैकेंसी का इंतज़ार तो बहुत लोग बहुत समय से कर रहे हैं। कुछ ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो अभी जस्ट उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उनके हाथ में उनकी डिग्री मिली है, तो वो भी इसका इंतज़ार कर रहे होंगे। और एक ऐसे लोग होंगे जो बहुत लंबे समय से एक अच्छी वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। तो आज हम लोग इस बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये जो नई न्यू वैकेंसी आई है यूपी टीजीटी पीजीटी की, ये कैसी है और इसमें कितनी संभावनाएं हैं कि मतलब ये एग्ज़ाम निकल सकता है। इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे और ये भी जानने के प्रयास करेंगे कि ये वैकेंसी 100% श्योर है, आएगी कि नहीं आएगी, ये भी समझेंगे। मतलब कुछ कुछ मुद्दे हैं जो हम अपना क्लियर करेंगे। और एक सबसे अहम मुद्दा जो सबके बीच पता है, मैं देख रही हूँ सबको ये पता है कि न्यू जो एग्ज़ाम पैटर्न आ रहा है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो क्या दिमाग में सबके ये तो चलता ही होगा ना कि क्या एनसीईआरटी पढ़ने से हो जाएगा। क्या सिर्फ एनसीईआरटी अगर पढ़ लिया जाए, बहुत अच्छे से सारी किताबें अच्छे से तैयारी कर ली जाए, तो क्या एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो हम लोग आज का। हमारा जो सबसे पहले जो मुद्दा है वो ये जानने का प्रयास करें कि ये जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ रही है ये कितनी सच है, ये आएगी या नहीं आएगी, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए, आप लोग को ये पता है कि सरकार जो है वो चुनाव बहुत नज़दीक है, तो सरकार भाई कुछ ना कुछ तो करेगी करेगी, है ना। और बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पे अभी हम लोगों ने जस्ट देख ही रहे हैं, ये जो जंतर मंदिर पर जो जेएनजी वाला चल रहा है, सब कुछ देख ही रहे हैं कि ऐसा नहीं है, सरकार इस मुद्दे को साइड तो नहीं कर सकती है। भाई उन्हें अपना काम को दिखाना है, कुछ तो अच्छा दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, दिखाने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। तो ये तो अहम मुद्दा है ही कि सरकार को अपना काम दिखाना ही होगा, तो वो दिखाएंगी। तो दिखाएंगे तो उन्हें ये चीज़ लाना ही होगा, वैकेंसी। और एक चीज़ समझिएगा, वैकेंसी अच्छी खासी है। फिलहाल अगर टोटल बात किया जाए तो 23,899 वैकेंसी की बात हो रही है, जिसमें 17,740 टीजीटी की वैकेंसी की बात है और 2,661 पीजीटी की वैकेंसी की बात है। इसमें 897 वैकेंसी पीआरटी की है। हाँ, पीआरटी की वैकेंसी थोड़ी अच्छी तो नहीं है, पर है। न्यू एग्ज़ाम पैटर्न भी आ रहा है, सुना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी और प्लस कि आपका जो भी क्वेश्चन का स्तर है वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग अपने आप में ही एक अजीब सी बात है कि मतलब सरकार को ये दिखाना है कि हम वैकेंसी दे रहे हैं, सरकार को ये भी दिखाना है कि बहुत कम लोगों को देंगे। वही हाल है, नेगेटिव मार्किंग आ जाना, जीएस को इसमें जोड़ देना, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी हैं जो देखने के बाद समझ में आएगा कि हाँ, थोड़ा इसमें मतलब जॉब जो है ना अब थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, ऐसा होने लगा है। पर हाँ, वैकेंसी आएगी, नो डाउट, वैकेंसी तो श्योर आएगी। अब थोड़ा एक चीज़ बात कर ले, क्या एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ने से हो जाएगा। तो मेरा कहना है बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? मन में ये प्रश्न होगा, क्यों। तो देखिए, कहीं पर भी आप अगर इसके बारे में पढ़िएगा, कोई भी क्वेश्चन जो भी रिसेंट एग्जाम हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी अगर उठाते हैं तो आपको सिर्फ एक चीज़ समझ में आएगी कि जो भी प्रश्न पूछने का स्तर है, तरीका है, वो एनसीईआरटी बेस्ड है, ना कि एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन उठा के पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी कि आपको अब प्रश्न जो है वो तर्क के आधार पर देने हैं, विश्लेषण करना है, उस चीज़ को समझना है आपको। मतलब जिस तरीके से एनसीईआरटी अपनी बातों को रखती है, आप अगर एनसीईआरटी किताब पढ़ेंगे तो इतना श्योर है कि आपको एक बार में तो समझ में नहीं आने वाला है, सीरियसली। मतलब कौन सा मुद्दा कहाँ से उठाकर कहाँ पहुंचा दिया जाता है समझ नहीं आएगा जब तक आप उसको 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे, मतलब क्लियर नहीं होगा। तो एनसीईआरटी इस तरीके से है, मतलब बात बहुत आसान है, कोई बहुत हार्ड चीज़ें नहीं दी गई है। अगर बुक देखिएगा तो कोई बहुत बड़ी बड़ी अलग अलग चीज़ें नहीं बताई गई हैं। इससे अच्छे अच्छे लेवल की बुक्स पढ़े हैं, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में क्या है, सिर्फ लिखने का तरीका जो है, उनका जो शैली है भाषा की, वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, बस इतना ही है। और यही जो चीज़ समझ गया उसके लिए बहुत आसान है वो एनसीईआरटी, कुछ भी नहीं है, हलवा है मानिए। तो यही चीज़ जो एग्ज़ाम है, जो आयोग है, वही अपनाने वाला है। वो एनसीईआरटी का सिर्फ और सिर्फ पैटर्न स्टार्ट करेगा, एनसीईआरटी बेस्ड नहीं। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आपकी कॉपी पे या क्वेश्चन पेपर नहीं देगा। वो सिर्फ वो तरीका आजमाएगा जिस तरीके से प्रश्नों को बना करके घुमा करके पूछा जा रहा है, बस वही तरीका होगा। तो यही चीज़ होने वाली है। और जो आपका वैकेंसी है वो बिल्कुल मतलब ये नहीं होगा, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होने वाला है, एकदम सिलेबस बेस्ड होगा।
देखिए ये लोग कट ऑफ नहीं बताते हैं, पर उससे पहले ये लोग मतलब सब कुछ स्टार्ट कर देते हैं, सिलेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी एक अपने आप में टेंशन वाली बात है। मतलब उम्मीद की जा सकती है कि इस बार ऐसा ना हो, पर कहा तो नहीं जा सकता कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये तो तय है कि वैकेंसी आएगी और अपने समय पे आएगी और आ करके टाइम पर ही कंप्लीट भी हो जाएगी। उसको ये लटकाएंगे नहीं। जैसे आपका 2022 का वैकेंसी लटक गया, वैसे ये नहीं लटकेगा। देखिए, अब तक की ये सबसे बड़ी वैकेंसी है, अभी तक नहीं आया है। अगर हम बात करें कि ये जो वैकेंसी है 2021 में इस तरह की वैकेंसी आई थी जो 15,000 प्लस था, वो भी इतना नहीं था, ये 17,000 प्लस नहीं था, वो भी सिर्फ मात्र 15,000 प्लस ही था। अगर हम एक्यूरेट बात करें कि एक्यूरेट कितनी वैकेंसी थी 2021 में, तो 15,198 पद थे, जिसमें आपका मतलब टोटल अगर देखा जाए टीजीटी में 12,603 सीटें थी और पीजीटी में 2,595 पद थे। इतने ही पद थे। और जो फॉर्म भरे गए थे ना, वो क्या बताऊँ मैं, फॉर्म का तो बात ही अलग कर दो। फॉर्म तो इतने भरे जाते हैं, जितनी सीट नहीं है, जितने लोग नहीं हैं, उससे कहीं ज़्यादा लगता है कि फॉर्म हो जाते हैं, पर इतने लोग हैं तभी तो फॉर्म है। फॉर्म बहुत भरे जाते हैं। आपको पता है इसका जो 2021 में 15,198 जो पद आए थे, उस पर जो फॉर्म भरे गए थे, टोटल मिला करके मैं बताऊं अगर 12,603 टीजीटी के पद थे। 2021 की बात कर रही हूँ मैं, अभी की नहीं, रिसेंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कंपेयर बता रही हूँ आपको कि जो 2021 में फॉर्म भरे गए थे उसमें टीजीटी के 12,603 पद थे। उसमें जो आवेदन आए थे टोटल 7,10,854 आए थे, भरे गए थे 7,10,854। इतने सारे फॉर्म भरे गए थे टीजीटी में। सीट कितनी थी? मात्र 12,603 सीट थी। पीजीटी की बात कर लें, पीजीटी में टोटल कितने सीट थे? तो 2,595 पद थे, मात्र इतने ही पद थे। और फॉर्म कितने भरे गए थे? 4,73,401। इतने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था पीजीटी को लेकर के। तो सोच लीजिए, अगर इतने इतने फॉर्म भरे जा रहे हैं तो फिर क्या ही होने वाला है, क्या परिस्थिति होगी वर्तमान समय में जो इस बार जो वैकेंसी आ रही है। बहुत अच्छे खासे फॉर्म पड़ने वाले हैं, कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, एक नेगेटिव मार्किंग ला करके इन लोगों ने एक बैरियर लगा दिया है कि बस यहाँ तक आओ, तैयारी अच्छी है तो तभी आगे बढ़ो, वरना वहीं से लौट जाओ। बस यही चीज़ें हो रहा है। अगर जिसे लेना है वैकेंसी, जिसमें जो उसने अच्छी तैयारी करी है, वो तो एक सीट अपनी पक्की कर ही लेगा, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। पर इसके लिए जो समय से तैयारी करेगा वही होगा। कोई सोचेगा ना कि वैकेंसी आएगी तब जाके करेंगे, बहुत मुश्किल है। क्योंकि पहले से पढ़ने वाले लोग हैं, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, जिनके पास बहुत पर्याप्त समय है, पर्याप्त समय दे करके पढ़ रहे हैं, वैसे वैसे लोग हैं। तो ये सोचना कि जब वैकेंसी आएगी तब करेंगे, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल हो जाएगा उस समय। इसलिए मेरी जो आपसे यही सलाह है, यही राय है कि अभी से तैयारी शुरू करिए। मैं भी अपने जितने मेरे जो चैनल है लक्ष्य संकल्प, इस पर मैं रेगुलरली वीडियो लाती हूँ। हिस्ट्री की ही फिलहाल ला रही हूँ, पर धीरे धीरे चीज़ों को और जोड़ूंगी मैं। अगर आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो मैं और चीज़ें लाऊंगी। उसमें फ़िलहाल मैं जो भी प्रश्न लाती हूँ, जो भी फैक्ट लाती हूँ, अच्छे स्तर के हैं, टीजीटी पीजीटी स्तर के हैं। और जो प्रश्न है वो ठीक जो न्यू पैटर्न, जो एनसीईआरटी का पैटर्न यूज़ किया जा रहा है, ना कि एनसीईआरटी। सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, इस भ्रम को दिमाग से निकालिए, एनसीईआरटी नहीं। अगर आप कहीं से एनसीईआरटी से पढ़ ले रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, तो बिल्कुल नहीं हो रही है। एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ एक आधार है। वास्तविकता यही है कि आपकी तैयारी एक ऊंचे स्तर की होनी चाहिए। वो स्तर नहीं रह गया है। अब जो है वर्तमान समय में आपके जानकारी को नहीं देखा जा रहा है, आप कितने ज्ञानवान हैं ये नहीं देखा जा रहा है, आप कितने समझदार हैं ये जानने की कोशिश की जा रही है, आपकी समझदारी जांची जा रही है, आपके ज्ञान को नहीं देखा जा रहा। सबको पता, आयोग ये चीज़ जान रहा है कि अगर इतने सालों से बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास नॉलेज बहुत है, पर्याप्त हो गया है। पर वो ये देखना चाह रहे हैं कि वो जिस पद पे आना चाहते हैं, क्या वे बच्चे उस पद के योग्य हैं, उनमें समझदारी है। जैसे एकदम सेम यूपीएससी जो काम करती है, वही तरीका ये भी अपना रहे हैं। आयोग जो है वही चीज़ कर रही है, बस सैलरी उस हिसाब से नहीं दे रही है, पर तरीका उन्होंने वही अपनाया है। तो अब अगर आप ये कहीं से भी सोचते हैं ना कि एनसीईआरटी पढ़ लिया, कुछ एक आध बुक पढ़ लिया तो हो गया, नहीं। आपको अभी से ही चीज़ों को पढ़ना भी पड़ेगा। देखिए, फैक्ट भी सीखना है और प्लस प्रश्नों का अभ्यास भी करना है, दोनों ही करना होगा साथ साथ। अगर नहीं कर रहे हैं दोनों साथ साथ तो फिर दिक्कत होगी। क्योंकि मान लीजिए बटोर तो लिया बहुत सारा चीज़, बहुत अच्छी चीज़ें कर ली, पर एग्जाम में क्या होता है ना, इंसान जाके ब्लैंक हो जाता है। जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है तो सिचुएशन बिल्कुल अलग हो जाता है। वहाँ पे पता है आने वाली चीज़ें भी समझ में नहीं आएगी।
अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ 2026 में, वो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कोई बहुत टफ नहीं एग्ज़ाम गया, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आए थे, बस कड़ियों को जोड़ जोड़ के पूछा जा रहा था, है ना। यहाँ तक कि शताब्दियों को जोड़ दिया गया, समझ मतलब एकदम दिमाग घुमाने वाले प्रश्न थे। आधुनिक भारत को मुगलकालीन भारत के बेस पे जोड़ दिया गया। मतलब बताइए दोनों की क्या परिस्थितियाँ थी, दोनों की राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी, आर्थिक क्या थी, सामाजिक परिस्थितियाँ क्या थी। कुछ इस तरीके से प्रश्न तैयार किया जा रहा है, बोला जाए तो पूरी तरीके से आपके समझ को नापा जा रहा है, आपके ज्ञान को नहीं। आपका ज्ञान पर्याप्त है, ये बात समझ चुके हैं वो, पर आप में कितनी समझ है वो ये देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से तैयारी भी उसी स्तर पर होनी चाहिए। और वैकेंसी बिल्कुल सही है, बिल्कुल आएगी। और इस बार जो वैकेंसी आएगी ये आप मान के चलिए कि बहुत तरीके से कंप्लीट होगी। ज़्यादा इसमें मतलब होता है ना कि हमें छात्रों को भी नाराज़ नहीं करना, कुछ दिखाना है तो दिखाएंगे ये। और हाँ, एक चीज़ और, इन्होंने जीएस को इसमें जोड़ दिया है, निगेटिव मार्किंग मिला दी है। तो एक बात याद रखिएगा, ये पहला एग्ज़ाम है जिसको 1 टाइम में आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। अभी इसके बाद जब दोबारा कभी वैकेंसी आएगी फ्यूचर में जब भी है, तो ये चीज़ शायद ना हो, इसमें एक वो भी जोड़ दे। अभी तो ये कहा नहीं जा सकता कि ये 1 टाइम में ही होगा, बट उम्मीद है, एक उम्मीद की जा सकती है ऐसा हो। बट अगर इन लोगों ने इसको भी 2 पार्ट्स में कर दिया प्री मेंस, तो ये टफ ही हो जाएगा और टफ हो जाएगा। बट अभी उम्मीद है कि ऐसा ही होने वाला है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता हम यही मान के चलेंगे, बट आने वाले समय में ये चीज़ नहीं रहेगा, ये उम्मीद कर लीजिए। तो ये अंतिम मौका ही मानिए इसको। देखिए 2021 में भर्ती, 2022 में भर्ती, 2016 की भर्ती, उसमें भी 9000 प्लस ही कुछ वैकेंसी थे, उसमें भी कुछ ज़्यादा वैकेंसी नहीं थी। तो ये वैकेंसी सबसे बड़ी है, बहुत बड़ी तो नहीं है बट फिर भी, और सभी वैकेंसी से अच्छी वैकेंसी है। तैयारी अभी से लगिए, बिल्कुल सच में आएगी वैकेंसी, इसको होप बना लीजिए और ढंग से आएगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आज निकली और 2 साल 3 साल बाद एग्ज़ाम होगा, ऐसा भी नहीं होगा। आएगी तुरंत एग्ज़ाम होगा, मुश्किल से आपको 3 से 4 महीने मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये ना आयोग जो है बहुत तेज़ी से काम कर रही है। नोटिस करिए, आयोग बहुत तेज़ी से काम कर रही है। 2022 की वैकेंसी को इन्होंने 2026 में कंप्लीट भी करवा लिया और सब कुछ कर दिया। आप देखिए अभी जस्ट प्रधानाचार्य की वैकेंसी आ गई है, वो भी करवा रहे हैं, फॉर्म भी डेट दे दिया है, एग्ज़ाम डेट भी साथ में साथ दे दिया है। तो ये आयोग ना एकदम बुलेट ट्रेन की तरह काम कर रही है, एकदम स्पीड से काम कर रही है। तो ये नहीं सोचना है कि नहीं होगा, होगा। और एक चीज़, अगर आप ये देखें कि इस बार भी देख लीजिए, इस बार भी जो हुआ उसका भी पीजीटी टीजीटी का रिजल्ट वगैरह सब कुछ हो गया, तो देखिए कि काम हो रहा है। तो ये उस आयोग की तरह काम नहीं कर रही है। और चूँकि चुनाव भी है, उसका भी प्रेशर है, तो सब कुछ है साथ साथ। वैकेंसी सही है, सच्ची है। हम लोग जो मेन बातें हम लोगों ने कर रखा तो वो कंप्लीट हुआ मेरे ख्याल से। यही सारी बातें हमारे बीच में थी कि वैकेंसी आएगी, तो हाँ बिल्कुल आएगी। और दूसरी बात हमारे बीच में क्या थी कि एनसीईआरटी पढ़ने से क्या हो जाएगा सिलेक्शन, तो नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं होगा। आपको एनसीईआरटी के साथ को पढ़ना है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना, पर उसके भाषा को समझना है, उसके तरीके को समझना है, किस तरीके से किताबों में जो लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन, समझिए कितनी कठिन भाषा है कि एक बार पढ़ के समझ नहीं आ रही है। तो यानी आपके प्रश्न इसी तरीके से तैयार किए जाएंगे कि आप सोचेंगे कि बैठ गए एग्जाम में और हमें समझ में आ गया, तो वैसा नहीं होगा। आपको टाइम टेकिंग जो कहते हैं वो सिर्फ टाइम टेकिंग नहीं होने वाला, आपके दिमाग को हिलाएगा। इस बार हो सकता है प्रश्न थोड़ा और टफ हो जाए या फिर ना भी हो, बट लेके चलिए कि अगर टफ हो गया तो क्या होगा। तो इसलिए अभी से ही प्रश्नों को उस तरीके से अभ्यास स्टार्ट करिए। फैक्ट पढ़िए, बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कुछ नहीं होगा, रट्टा मारने वाला समय चला गया, अब रट के कुछ नहीं होगा, समझ विकसित नहीं होगी, नहीं होगा जब तक आप कड़ियों को जोड़ जोड़ के नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद ये हुआ तो क्यों हुआ, समझिएगा कैसे पढ़ना है। अगर मैं रोज़ वीडियो में आपको यही समझाती हूँ, जब भी मैं फैक्ट पढ़ाती हूँ उसमें बताती हूँ कि अगर ये घटना हुई है तो इसके बाद जो दूसरी घटना आई क्यों आई। जब तक कि क्यों वाला चीज़ क्लियर नहीं होगा कुछ नहीं होगा। क्यों क्लियर करिए अपना, क्यों क्लियर हो गया तो सब कुछ क्लियर हो गया। अब आप ही सोचिए कि अगर मुगल काल की जो राजनीतिक व्यवस्था है वर्तमान समय में अगर जोड़ दी जाए कि गांधी जी की व्यवस्थाओं में क्या समानता है क्या असमानता है, तो सोचना पड़ेगा ना, ये कैसे क्लियर होगा। ये तब क्लियर होगा जब क्यों क्लियर होगा। जब ये क्यों वाला क्वेश्चन मार्क सॉल्व हो जाएगा सब सॉल्व हो जाएगा। तो अब ऐसे समझना है। और मतलब आउट ऑफ सिलेबस नहीं होने वाला है कोई चीज़, ये कंफर्म है। क्योंकि अगर आउट ऑफ सिलेबस सरकार देती है तो फिर से उनकी जवाबदेही बन जाएगी, जवाबदेही वो इस तरीके से तो नहीं लेने वाले हैं। तो ये चीज़ें कंफर्म है। और मे बी अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने बता दी जो मुझे बताना है। और हाँ, फॉर्म बहुत अच्छे भरे जाएंगे, ये बात समझिएगा। कंपटीशन फिर भी रहेगा, टफ ही रहेगा। सॉरी,
लेकिन ये तो दिमाग में रखना है कि हाँ बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय है, क्योंकि भल पढ़ा हुआ सब कुछ है, नो डाउट सब कुछ पढ़ा हुआ है। पर कुछ लोग देखिए पढ़ने की तरीका ऐसे हो जाता है, कुछ लोग क्या करते हैं ना कि बस ऑब्जेक्टिव लगा लिया, तैयारी चल रही है ना, बस चल रही है, बट कुछ लोग सोचते हैं क्या, चलो कुछ फैक्ट वाली बुक्स खरीद लेते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, पढ़ के क्लियर कर लेते हैं। यही सबसे बड़ा दिक्कत है, लाइन बाय लाइन पढ़ने की वजह से क्या हो जा रहा है, वो मुद्दे छूट जाते हैं जो एक्चुअल में होने चाहिए। ये तो समझ ही नहीं आ पाते हैं ना कि ये हुआ क्यों, ये घटना क्यों हुआ, इसके बाद ही क्यों हुआ। अब जैसे कि अगर आप मेरे प्रीवियस वाले जो वीडियो उठाएंगे उसमें देखेंगे कि मैंने बताया था, मैंने लास्ट में हिस्ट्री का वो टॉपिक क्लियर किया है, ये जो 1937 का चुनाव है और 1934 का जो कांग्रेस का समाजवादी पार्टी है। तो इसमें जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि भाई सुभाष चंद्र बोस ने जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी वो गांधी जी के साथ थे या नहीं थे, और अलग भी हुए तो क्यों हुए, और गांधी जी ने सपोर्ट क्यों नहीं किया। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी का तो सेम माइंड था, सब एक ही लक्ष्य था, फिर क्यों नहीं साथ दिए। तो ये क्यों वाले प्रश्न मैं हर चीज़ में उठा के ला रही हूँ, हर जगह पे उठा के ला रही हूँ। आप वीडियो देखिएगा क्या कुछ समझ में आ जाएगा। क्यों, जब तक क्लियर नहीं होगा कुछ क्लियर नहीं होगा, तो क्यों क्लियर करिए, चाहे वो एनसीईआरटी बेस्ड हो या कुछ भी बेस्ड हो। ठीक है, एनसीईआरटी को भी मैं बहुत जल्द कवर कराऊंगी क्यों के साथ। ठीक है, मैंने इस क्यों को और कैसे को पकड़ लिया है, अब इसी के साथ सब कुछ चलने वाला है। तो फिर चलिए आज का ये हम लोग आज का ये ख़त्म करते हैं। और अगर आप लोग ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देखिए, बहुत हेल्पफुल होगा। और साथ में तैयारी अच्छी करिए, अभी से करिए, इंतज़ार बिल्कुल मत करिए, आएगी वैकेंसी, 100% आएगी वैकेंसी। ठीक है, और समय पे कंप्लीट भी हो जाएगी। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, आपका लाइक मोटिवेशन दे देगा मुझे। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आने वाले सारे के सारे जितने भी क्लासेस आपको मिलते जाएंगे, और सारे क्लासेस बहुत बेहतर होने वाले हैं, सच मानिए बहुत अच्छे लेवल के होने वाले हैं। जो भी मैं प्रश्न लाऊंगी वो एकदम टीजीटी पीजीटी स्तर के होंगे, न्यू पैटर्न आधारित होने वाले हैं। ये नहीं कि बस आए देखा और ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं, अच्छे पैटर्न के होंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, पढ़ाई करते रहिए।